वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर टेस्ट सीरीज तो नहीं है, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जिनको PYQ शॉर्टली कहा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ सेशन 2004 का। अगर आपने प्रीवियस मिस कर दिया है 2021 तक तो टीजीटी आर्ट करके प्लेलिस्ट है, विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाने वाले हैं। ओके, चले फिर स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी यूपी पीजीटी MCQ क्वेश्चन। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता ही वॉज ए वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट। ठीक, इनकी फेमस रही थी दुर्गा, सरस्वती, काली या फिर रेवती। काली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। तैयब मेहता ने प्रसिद्ध चित्र काली पेंटिंग्स 1988 में तैयार किए थे। काली श्रृंखला ऑल ऑन कैनवस में है और यह पेंटिंग जो है काली मुख की प्रचंड भयावहता को कई प्रकार से उकेरा गया था, जो सृष्टि की समस्त अशुभ अपशक्तियों को लीला जाना चाहती थी। ठीक, ले जाना चाहती थी। उनकी अन्य प्रसिद्ध श्रृंखलाओं में से महिषासुरमर्दिनी 1993 में बनाया गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1988 का देखिए, ये इनका काली है। 93 में महिषासुरमर्दिनी, सेलिब्रेशन ट्रिप्टी। 1995 रिक्शा वाला, 2002 ये सभी इनकी बहुत ज़्यादा और इन फेमस है। और इनसे पूछा जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो नो डाउट दिल्ली और मुंबई इनका कार्यस्थली रहा था। राइट। आरा अपने किस चित्र के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? नो डाउट आरा ने न्यूड पेंटिंग्स बनाए थे, बट ऑब्जेक्टिव स्टिल लाइफ्स के लिए बहुत पॉपुलर है, जिनको स्थिर चित्रण या फिर स्थिर लघु चित्रण शॉर्टली कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है स्टिल लाइफ। आरा स्टिल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जीवन स्मृति के चित्रों की अर्थवत्ता और उसमें व्यक्त मर्मिक संवेदनाओं के कारण उन्हें स्थिर जीवन के चित्रों का विशेषज्ञ स्टिल लाइफ विशेषज्ञ की संज्ञा दी जाती है। ध्यानत्व है कि स्थिर जीवन के चित्रों की परंपरा पुरानी भारत में मुगल शैली से है। आरा जैसी विदग्धता न तो उसमें पहले दिखी थी और न बाद में। 1950 ईस्वी में उन्होंने अपने स्थिर जीवन के बनाए चित्रों की एग्जीबिशंस भी लगाए थे, जिसे पर्याप्त सफलता मिली है। राइट। नेक्स्ट, उड़ीसा का सूर्य मंदिर किस शहर में है? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कहा जाता है ना। कोणार्क का सन टेम्पल तो नियर अबाउट कोणार्क में ही कहा जाएगा। और कोणार्क है कहाँ पर? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा का एकदम पास वाला सेंटर कोणार्क, कोणार्क में है सन टेम्पल सूर्य मंदिर, इसलिए कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। उड़ीसा में सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क शहर में स्थित है। सिटी का नाम था कोणार्क। इस मंदिर का निर्माण ब्लैक ग्रेनाइट से पूर्वी गंग राजा नरसिंहवर्मन प्रथम 1238 से 64 में किए थे। 1250 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर उड़ीसा के स्थापत्य कला की चरम पराकाष्ठा को पहुंचती है। तैयब मेहता ने इस शहरों में कार्य किया था। तो अभी आपने पढ़ रखा है कि तैयब मेहता का कार्यस्थल दिल्ली और मुंबई रहा था। राइट। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित जैन की जो बहुत बड़ी सी स्टैचूज मिली हुई हैं, आदिनाथ की प्रतिमा, उसमें आईज में क्या लगाया गया है? तो डायमंड लगाया गया है। तो ये बनाई गई थी स्कल्पचर्स किसमें? मार्बल्स में। कौन सा मार्बल? अंबाजी मार्बल। जब अंबाजी ऑप्शन में नहीं होगा देन आप संगमरमर को करेक्ट कर सकते हो। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू पहाड़ी पर निर्मित दिलवाड़ा मंदिर संगमरमर मूर्तिकला का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के शासकों ने 1031 से 1582 ईस्वी के मध्य अंबाजी संगमरमर का यूज़ किए थे। तो ऑप्शंस में अगर संगमरमर मेंशन्ड हो, कौन सा? करारा मार्बल।
करारा मार्बल भी होगा और अंबाजी मार्बल होगा, तो आपको अंबाजी मार्बल्स को ही सिलेक्ट करना है। सांची स्तूप, वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर, तो आपको पता है बौद्ध रिलीजियस को फॉलो करती हैं। इनका शेप कैसा है? पहले मेढी बनाई जाती थी, देन अंडभाग, हर्मिका, यष्टि, छत्रावली, प्रदक्षिणा पत्र, और अर्धवृत्ताकार कहे जाएंगे इनके शेप्स। ओके, सांची के स्तूप का आकार अर्धवृत्ताकार है। ये स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नामक कस्बे के एक ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है। सांची के महान स्तूप का निर्माण मौर्य शासक सम्राट अशोक के 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? किसके पुत्र ने? अच्छा क्वेश्चन था। अब वैसे सभी को पता है कि बनवाया है शाहजहां ने, बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? किनके पुत्र के द्वारा? तो जहांगीर के बेटे शाहजहां ने बनाए थे, शाहजहां ने बनवाए थे, राइट। बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब, औरंगजेब के बेटे दारा शिकोह। ये वाला वर्ड सुनकर कुछ याद आया? बचपन में एक वो आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था, उसमें कहा जाता था ना, हिस्ट्री इज वेरी टिपिकल। अगर ये याद कर लिया तो आपको समझे पूर्वजों के पूर्वजों का नाम याद हो गया, लेकिन आप लोगों ने तो पूरी इनकी हिस्ट्री ही याद रखी है। दिल्ली के लाल किले 16 अप्रैल 1639 के टाइम ड्यूरेशन में रेड सैंडस्टोन्स में रिप्रेजेंट किया गया। जहांगीर के बेटे शाहजहां ने इनका निर्माण करवाए थे। इनके मुख्य निर्माणकर्ताओं में से नाम जो हमीदा बानो बेगम कौन थी? इनकी मिसेस थी। किसकी मिसेस थी? निर्माताओं के नाम हमीद है और अहमद है। और हमीदा बानो बेगम किसकी वो थी? बता दीजिए। हमीदा बानो बेगम शाहजहां की क्या कही जाएंगी? परदादी हो गई ना क्योंकि अकबर की मदर है, ठीक है, पर की परदादी। लाल किले के विश्व स्तरीय असाधारण महत्व का कारण 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब रखा गया? 2007 में। माइकल एंजेलो किसके समय में बॉर्न हुए थे? सभी को पता है, पुनरुत्थान काल हाई रेनेसांस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, राइट। सॉरी, अगला देखते हैं। माइकल एंजेलो ही वॉज बॉर्न इन 1475 एंड आफ्टर डाइट टाइम 1564। पुनर्जागरण हाई रेनेसांस आर्टिस्ट थे। ये महान इटालियन मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि कहे जाते हैं। उन्हें अपने जीवन के काल के दौरान सबसे महान जीवित कलाकार मान लिया गया था। उन्हें द स्कल्पचर ह्यू द पेंटर्स नेम से भी डिटरमाइन किया गया। राम कुमार वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर, तो ये भारत के एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट कहे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त प्राकृतिक दृश्य चित्रकार राम कुमार क्यों और फेमस है? राम कुमार से आपको बनारस सीरीज वाला पेंटिंग्स याद रखिएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। राम कुमार अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। शिमला जैसे पर्वतीय नगर, इनका जन्म 23 सितंबर 1924 में हुआ था। बचपन में खूबसूरत वादियों में इनका टाइम स्पेंड हुआ। प्रकृति के मनोरम दृश्यों की छवि इनकी स्मृति में ऐसे उतरी है कि वह उनके कलाकार के स्थायी भाव से बन गए थे, भाव ही बन गए। मतलब ये कह लें कि इनको लैंडस्केप्स, नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप यहाँ से खुद को भी रिलेट कर सकते हैं जिनको लैंडस्केप ज़्यादा पसंद होगा, ठीक। बनारस सीरीज इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है राम कुमार का। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुब मीनार गुलाम वंश का है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराए थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आप ध्यान, सॉरी कौन याद कर, सॉरी, देखिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि उनके उत्तराधिकारी दामाद इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। नींव जो रखे थे, जैसे सपोज कीजिए आप, हमने नींव रख दिया, एक स्कूल बनवा रहे हैं, नींव हमने रख दिया, अब हमारे दामाद इसको पूरा करा देंगे। तो बस यही वाली बात कही जा रही है कि बनवाना शुरू कर दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बल्कि इनके दामाद इल्तुतमिश ने इनको कंप्लीट कराया था। और फिर उसके बाद मार्बल्स का जो वर्क कराया गया है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था, राइट। ध्वज स्तंभ की तरह पत्थर एक मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक इस इमारत में 4 मंजिला का निर्माण करवाते हैं और वर्तमान में ये 5 मंजिला है, परंतु 1 मंजिल का निर्माण बाद में उनकी मृत्यु के बाद होता है। तो प्रेजेंटली 5 स्टोरी बिल्डिंग है और पहले 4 थी। बाद में इसकी शेष मंजिलों का निर्माण इनके दामाद ने करवाया 1231 ईस्वी में।
बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ये क्या किया, इनके प्रोसेस को कंटिन्यूअसली मार्बल्स में रिकवर किए, बनाया गया था वैसे उसमें रेड सैंडस्टोन में। अब मार्बल वाला जो है वर्क है वो 4 और 5th स्टोरी बिल्डिंग, ऊपर का टॉप वाला। अब इसकी कुल ऊंचाई 72.5 मीटर हो गई है, जिनको फिट में देखा जाए तो 238 फिट है। ठीक है, 238। स्टेयर्स तो मोस्टली सभी को याद रखना है, कितनी सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स, हाउ मेनी स्टेयर्स, 379। इन्हें 1993 में यूनेस्को में भी सम्मिलित किया गया। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, रियली। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सैंधो सभ्यता में पाई गई सिल्स जो मिली हैं वो बनाई गई थी स्टेटाइट में। स्टेटाइट ऑप्शन में नहीं है। शेल खड़ी, स्लीपर पहनो काशा, सेल खड़ी, ठीक है। और अगर सेल खड़ी नहीं है देन आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी टेराकोटा को करेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। सैंधो सभ्यता में पाई गई जो मोहरें हैं वर्तमान में मृणमूर्ति, हालांकि सैंधो सभ्यता प्राप्त सर्वाधिक मोहरें स्टेटाइट्स की बनाई गई थी। मोहरों का सामान्य साइज 2 पॉइंट, ऐसे कहा जाता है 2.4। पैर वॉश की ऐसे मत करो, जाओ रूम में जाओ, ठंडी लग जाएगी, अंदर जाओ। चलिए अगला देखिए, मोहरों का सामान्य आकार 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4 समथिंग है, ठीक है। ये है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, हाउ मेनी केव्स इंक्लूडेड इन एलोरा, 34। यू नो ऑलरेडी, सभी को पता है। 1 से 12 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, 13 से 29 ब्राह्मण और 30 से 34 जैन धर्म। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है, केव नंबर 16 वाला कैलाशनाथ टेम्पल, राइट। एलोरा की केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वास्तु विन्यास एवं शिल्प सज्जा के कारण इसे एलोरा की जान भी कहा जाता है। कैलाश मंदिर एकाश्मक संरचनात्मक रहा था जिसका विन्यास विशाल है। कृष्ण प्रथम ने 757 से 773 के टाइम ड्यूरेशन में निर्माण करा, द्रविड़ शैली का है। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, फर्स्ट टाइम अजंता एंड एलोरा को हंसान ने देखा था। कौन है हंसान, यू नो, ये चीनी यात्री हैं, हमारे इंडिया आए थे 7वीं शताब्दी में, देख लीजिए। 7वीं शती में हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्री हॉन्सान ने सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफाओं को देखा। ऐसा विवरण उनकी रचना सी की में मिलती हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो, नियर अबाउट चंदेल शासकों के टाइम ड्यूरेशन का कहा जाता है। शासक चंदेल हैं, छतरपुर मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर के उत्तर में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों में से ये सबसे बड़ा है, भगवान शिव को समर्पित। इसके गर्भगृह में संगमरमर के शिवलिंग स्थापित हैं। शिव को समर्पित शिवलिंग स्थापित इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा विद्याधर ने 1030 में करवाए थे। खजुराहो में बचे 25 मंदिरों में से यह मंदिर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। गोल गुम्बद कहाँ पर है, तो गोल गुम्बद बीजापुर का बहुत ज्यादा फेमस है। क्या है ये, सभी को पता होगा, आदिल शाह का मकबरा है। गहरे भूरे बेसाल्ट पत्थर से बनाए गए गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, जिसका निर्माण आदिल शाही शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वारा 1626 से 1656 के टाइम ड्यूरेशन में कैप्चर किया गया। गोल गुम्बद भारत के सबसे बड़े एवं विश्व के दूसरे सबसे बड़े गुम्बद कहे जाएंगे। तुम लोग अंदर सब लोग जाओ, ठंडी लग। चलिए अगला देखिए। अरे छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं, जब मैं क्लासेस लेती हूँ उनको इतना शौक होता है स्क्रीन आकर देखने का, और मैं बाहर क्लासेस ले रही हूँ, ठंड भी बहुत है, उनकी तबीयत खराब हो जाए इसलिए डांट भी बुरा लग गया। चलिए अगला देखिए, जंतर मंतर किसने बनवाए थे, जंतर मंतर किसने बनवाए थे, ऑफ कोर्स सभी को पता है, राजा सवाई सिंह ने, राइट, राजा सवाई सिंह।
जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 ईस्वी में निर्माण करवाए कुल 5 वेधशालाएं, जंतर मंतर, ये दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। हमारे वाराणसी में है, ठीक है। अब जो लोग दिल्ली के होंगे वो ऐसे कह लीजिएगा, हमारे दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन और मथुरा में भी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको रिलेट करें। डजम्ब करके याद कर लीजिए, डजम्ब। डजम्ब से आपको याद रहेगा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड बनारस। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट एग्जामिनर आपसे कौन सा वेधशाला पूछ लें, राइट। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाए थे? हुमायूं के मकबरे किसने बनवाए थे? देखिए, बनवाई थी हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो बेगम कौन थी? हुमायूं की मिसेस थी और अकबर की मदर थी। तो किसके शासनकाल में बनता है? अकबर के शासनकाल में, करेक्ट। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के अग्रदूत, मतलब ताजमहल सेम वैसा कॉपी किया गया, ये कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा एक कब्र है, ठीक। ताजमहल एक कब्र है। फिर ताजमहल का नकल जो है वो किसका है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा भी एक कब्र है, राइट। लाइक उनके दादा ने, मतलब दादी ने दादा के लिए बनवाया, फिर ताजमहल मुमताज ने अपनी शाहजहां के लिए बनवा दिया, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवा दिया। फिर उसके बाद जो थे उनके बेटे, वो अपनी मिसेस बीबी का मकबरा बनवा देते हैं। याद करिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, खानदान पुश्तैनी चला आ रहा है। अकबर के शासनकाल में 1572 ईस्वी में हुमायूं की बड़ी रानी तथा विधा हमीदा बानो बेगम, इंपॉर्टेंट है, जिसे बेगा बेगम, हाजी बेगम के नाम से जानना है। अब वो बताए हाजी बेगम क्यों कहा जाता है? हमारे में ना, जैसे आप लोगों में तीर्थ यात्रा कर लेते हैं तो उनके नाम के आगे कुछ लग जाता होगा, वैसे हम लोगों में जो हज कर लेते हैं उनके नाम के आगे हाजी लग जाता है। सपोज कीजिए अभी मैं ही कर लूंगी तो मेरे नाम के आगे लग जाएगा। आई विश कि मैं कर लूँ, आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिएगा, राइट। अगला देखिए, हाजी बेगम भी कहे जाते हैं, इन्होंने बनवाए। ऊंचे मेहराबों और दोहरे गुंबदों, डबल डोम कही जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1572 का है, ये इंपॉर्टेंट। डबल डोम है, ये भी इंपॉर्टेंट। ये वास्तुकला सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार पाई गई थी डबल डोम वाली। दूसरी किस में पाई जाती हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। तुगलक वंश के, बस इतना मैंने बोल दिया, आप समझ गए होंगे। जिनको याद होगा, जिन्हें नहीं याद होगा वो मुझसे पूछ लिएगा। बाग युक्त मकबरे के पहले उदाहरण हैं जो आगरा के ताजमहल के पराकाष्ठ अग्रदूत। विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, फेम टावर, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विक्ट्री टावर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह टावर 37.19 मीटर 122 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराए थे, राइट। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा के चित्रों के मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या हुआ करते थे? ये मैथोलॉजिकल सेंस को कैप्चर करते थे ना, पौराणिक को। इनके सब्जेक्ट मैटर इंडियन मैथोलॉजिकल्स होते थे और स्टाइल और टेक्निक जो होती थी वो यूरोपियन होती थी, विदेशी। राजा रवि वर्मा के चित्रों में विषय पौराणिक हुआ करते थे। राजा रवि वर्मा ऐसे पहले चित्रकार कहे जाते थे जिन्होंने देवी देवताओं को आम इंसान जैसा चित्रित किया था, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को देवी देवताओं में रिप्रेजेंट किया था। और आज जो हम फोटोज वगैरह, कैलेंडर्स, पोस्टर्स जिनकी प्रेयर कर रहे होते हैं, जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा कृष्ण इत्यादि तस्वीरें, ये किसके देन है? राजा रवि वर्मा ने ही फर्स्ट टाइम बनाए थे। उनके चित्रों के तत्कालीन पारसी थिएटरों में गहरा प्रभाव भी रहा था। ओके। ग्रुप 1819 का गठन हुआ था। ग्रुप 1819 1890, ये जे पांड्या का मकान नंबर है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट टाइम, वेरी गुड, एग्जैक्टली, बड़ौदा में हुई, ठीक है। जिसके फाउंडर कहे जाते हैं जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, जगमोहन चोपड़ा, नागजी पटेल, राघव कन्हेरिया, ये सब लोग यहीं से हैं। दिल्ली और मुंबई में 12 कलाकारों ने 15 अगस्त 1962 को गुजरात के भावनगर शहर के ज्योति पांड्या के मकान नंबर 1819 का गठन करते हैं। कहाँ पर? वहीं बड़ौदा में। उनके मकान का नंबर जो होता है वो 1819 होता है, इसी से ग्रुप 1819 का नाम रखा गया था।
हिम्मत शाह ने इनको सुझाव सजेस्ट किया था। हिम्मत शाह आपको पता है जिनका जन्म 1933 ईस्वी में लोथल गुजरात में हुआ था, जो एक फेमस मूर्तिकार कहे जाएंगे। और इस ग्रुप पर दादावाद का भी प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रुप 1819 का कौन है? ग्रुप 1890 1890 ग्रुप का कौन कहा जाएगा? ना तो सतीश गुजराल, ना ही नटवश। हिम्मत शाह भी आपने पढ़ा है तो यही होंगे। कितना अच्छा था ना, एग्जामिनर ने एकदम नियर अबाउट सेम सेम दो क्वेश्चन पूछ लिए। जिनको पता होगा उनका बहुत अच्छा, जिन्हें नहीं पता होगा कंफ्यूज हो जाते होंगे। ग्रुप 1890 12 सदस्यों से मिलकर एक संस्थापना स्टैबल होती है। कब होती है? 1962-3 के समथिंग। यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट एग्जीबिशन 63 में एक ही एग्जीबिशन होती है। जयराम पटेल, जे स्वामीनाथन, ही वॉज द फाउंडर। ये जन्मदाता हैं। जयराम पटेल, गुलाम मोहम्मद शेख, हिम्मत शाह, एरिक बॉवेन, ज्योति भट्ट, राजेश मेहरा, अंबादास, ए रेडप्पा नायडू, राघव कन्हेरिया, बालकृष्ण पटेल, एस जी निकाय, ये सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं। 1819 का सुझाव जे स्वामीनाथन ने दिया, जगदीश स्वामीनाथन। 1819 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला समीक्षक था? गुलाम मोहम्मद शेख थे ना। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप टीजीटी एग्जाम या पीजीटी एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा ना, तो एग्जामिनर क्या करते हैं, एक कोई ऐसा 8 मोमेंट उठाते हैं जिनमें से कई क्वेश्चंस बना देते हैं। जिन्होंने वो पढ़ा हुआ होता है वेल एंड गुड, जिनका नहीं पढ़ा होता है बहुत सारे क्वेश्चन उनसे मिस्टेक हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार से सजेस्ट करती हूँ थ्योरी पे बहुत फोकस कीजिएगा। अगर आप अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लिए, इंडिया का कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम फाइन आर्ट्स के फील्ड में। इसलिए क्योंकि जब तक आपकी थ्योरीज स्ट्रांग नहीं होगी, आप 1000 लाख करोड़ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है उसका। और थ्योरी स्ट्रांग होगी, आप 50 प्रैक्टिस सेट 100 प्रैक्टिस सेट्स भी सॉल्व करेंगे ना, सफिशिएंट है। ग्रुप 1819 के संस्थापक कलाकारों में से एक गुलाम मोहम्मद शेख 1937 में प्रसिद्ध चित्रकार, कवि, कला इतिहासकार रहे थे। 16 फरवरी 1937 ईस्वी में सुरेंद्रनगर गुजरात में जन्मे शेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकार थे। शेख की गुजराती कविता संग्रह अथवा और गद्य कृति जतन काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही थी। वृश्चिका पत्रिका इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आधुनिक कला की पत्रिका क्षितिज के कई अंकों के संपादक भी रहे थे। निरखे वही नज़र में गुलाम मोहम्मद शेख के लेखों का संकलन मिलता। अमेरिकन चित्रकला 1964 उनका अनुवादित कार्य है। 1819 के प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन कहे जाएंगे? मास्टर प्रिंट मेकर मेंशन किया गया है। ज्योति भट्ट किसमें पारंगत थे? तो एचिंग अम्लांकन में। इनकी मिसेस थी ज्योत्सना भट्ट, वो किस फील्ड में पॉपुलर थी? क्या कोई बताना पसंद करेगा? तो ध्यान रखिएगा, वो सेरेमिक आर्टिस्ट थी। सेरेमिक आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट ज्योति भट्ट की मिसेस थी, ठीक। ग्रुप 1819 प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट रहे थे। इनका ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट नाम है। ये मेल छापाकार हैं, बॉयज हैं, ठीक। 12 मार्च 1934 ईस्वी में गुजरात के भावनगर में इनका जन्म होता है। 1954 ईस्वी में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय से पेंटिंग का डिप्लोमा इन्होंने किया। भारत सरकार ने 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली द्वारा 9 अप्रैल 2022 को एकेडमी रत्न सम्मान से नवाजा गया था। वह प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे जो अपनी जली जलाई लकड़ी में काम कर रहे होते हैं? उनका नाम था जयराम पटेल। जयराम पटेल 1930 में जन्म, 2016 में मृत्यु हो जाती है। एक अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ अरूप शैली के आरंभ रहे थे, जिनकी परिणति एक विशेष बिंब के रूप में वे ब्लोटार्च से लकड़ी को जलाकर विभिन्न स्तर उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जला हुआ क्षेत्र रंगीन क्षेत्र के समकक्ष उभर जाता है। पॉप कलाकार कौन थे? तो आप सभी को इंडियन पॉप आर्टिस्ट तो पता है ना। यहाँ पे यूरोपियन पूछा जा रहा है। इंडियन में भूपेन खक्कर को कहा जाता है और यूरोपियन में आपको एंडी वॉरहॉल। देखिए इंग्लैंड में शुरू हो जाता है पॉप आर्ट, इंग्लैंड में 1950 में ये फ्लोरिश होता है। 10 साल बाद अमेरिका में पहुंचता है 1960 में। तो एंडी वॉरहॉल अमेरिका के थे, ठीक है।
सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार एंडी वॉर्होल को कहा जाता है। बाद में देखिए और भी लोग हैं, रॉबर्ट रोशनबर्ग, जैस्पर जॉन्स, रिचर्ड हैमिल्टन और एंड्रयू एडवर्ड पॉलोजी। एडवर्ड पॉलोजी का यूजीसी नेट में बहुत पूछा जाता है, हैमिल्टन का पूछा जाता है, जैस्पर जॉन्स का पूछा जाता है, रॉबर्ट रोशनबर्ग का पूछा जाता है। सभी आर्टिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है और जो मैंने नोट्स दिया है उसमें ध्यान से पढ़िएगा। एक साइड मैंने इंग्लैंड के आर्टिस्ट लिखे हैं, एक साइड इंग्लैंड के आर्टिस्ट हैं और दूसरे साइड मैंने अमेरिका के आर्टिस्ट लिखे हैं। तो स्पेशली यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है क्योंकि अमेरिकन आर्टिस्ट उनसे अलग से पूछा जाता है और सेकेंडरी इंग्लैंड के आर्टिस्ट अलग पूछे जाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है शांति। शांति किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी? शांति वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर पीसफुल हो। बताइए पीसफुल आपको किस आर्ट मूवमेंट में देखने को मिलेगा? जहाँ पर एज लाइक घन शंखु, थोड़ा सा वैसे चीज होता है ना घन शंखु, वहां पर। तो क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में जिसके फाउंडर पैब्लो पिकासो हैं। साल्वाडोर डाली सरलिस्ट आर्ट मूवमेंट, वैन गॉग पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति इनकी बड़ी फेमस है, जिसे द डव ऑफ पीस भी कहा जाता है। पिकासो के द्वारा 1949 ईस्वी में कागज पर लिथोग्राफ माध्यम में बनाया गया था। यह अब टैट गैलरी यूनाइटेड किंगडम में एग्जिबिट है। ऑप कलाकार का नाम बताइए। विच वन इज ऑप आर्टिस्ट? विक्टर वसारेली। ऑप आर्ट तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनके बारे में अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे क्या किया, जैसे पेंटिंग में आपको कोई बना के गिफ्ट कर रही हूँ, तो कोई चीज़ें जो आपको अंदर तक खींच ले जा रही है, आप जैसे आप देखिए आपका आँख सीधे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो जो चीज़ें अट्रैक्ट करे अंदर को, आपको लगे कि 3D में आप अंदर घुसे चले आएंगे, तो वो होता है ऑप आर्ट। विक्टर वसारेली ऑप आर्ट ऑप्टिकल इल्यूजन आर्ट मूवमेंट के फाउंडर। विक्टर वसारेली का जन्म 9 अप्रैल 1906 में हंगरी में हुआ था। 1937 में जेब्रास इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में बनाए हैं। ये भी एक स्टाइल किसको फॉलो करता है? ऑप आर्ट को। वक्राकार रेखाओं में रिप्रेजेंट किए थे। ऑप आर्ट, पॉप आर्ट, ये सर्वप्रथम पेंटिंग कही जाती है इनकी, ऑप आर्ट की, जेब्रा वाली। एक काम कीजिएगा, किसी भी आर्ट मूवमेंट को पढ़ने के लिए गूगल पे एक बार, जैसे मैंने इम्प्रेशनिज्म बता दिया, तो आप देखिए इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट डालिए। जब उनकी पेंटिंग्स आप देखोगे ना, बस आप पेंटिंग देखते ही उनकी पूरी कंसेप्चुअल थ्योरी समझ जाएंगे। फिर बस आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो सारी चीज़ें बहुत ईजिली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड 1901 से 3 तक, 4 तक कहा जाता है ब्लू पीरियड, फिर 1905 से पिंक पीरियड। ये किसका है? पैब्लो पिकासो का। 4-5 पैब्लो पिकासो। टाइमिंग देख लीजिए, पिंक पीरियड का है 1904 से 6 तक और ब्लू पीरियड का है 1901 से 1904 तक का। ओके। इनके समय में सब्जेक्ट्स सर्कस के विदूषक, नट, भांड, नर्तक इत्यादि प्रमुख। निराशा और समर्पण। पोटैटो ईटर्स, आलू भक्षी। खूब सारे दोस्त को लेके बैठिए, आलू भक्षी वाली पार्टी कर लीजिए और वहां पे वैन गॉग के बारे में थ्योरीज पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कभी भूल भी नहीं पाएंगे और चीजें याद भी रहेंगी। पोटैटो ईटर्स, आलू भक्षी 1885 में वैन गॉग ने रिप्रेजेंट किए थे ऑल ऑन कैनवस में। इसमें 5 निर्धन लोगों को दीपक के प्रकाश में हाथ डालकर आलू खाते हुए दिखाया गया। 5 समझ लिए आग जल रहा है, आजकल ठंडी है, यहाँ पे आप आग जलाइए, यहाँ पे आप खुद बैठ जाइए, अपने दोस्तों को बैठाइए। 3, 4 और 5, ये पांचों लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसमें आलू है, आग से निकाल कर आलू खा रहे हैं, इसलिए आलू भक्षी पेंटिंग्स का नाम रखा गया। राइट। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है? जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ कहा जाता है, बताएं। वेरी गुड। हेनरी मैटिस, ही वाज बिलोंग टू विच आर्ट मूवमेंट? फेविज्म आर्ट मूवमेंट। फेविज्म फाववादी कला आंदोलन से बिलोंग करते हैं। जैक्सन पोलॉक, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, जिनको बोला जाता है अमूर्त अभिव्यंजनावाद। ठीक। हेनरी मूर माया जेटक वाले हैं, मूर्ति कला के लिए पॉपुलर है। जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद, ये फेमस पेंटिंग हेनरी मैटिस की है। हेनरी मैटिस कुछ अनावृत्ताएं श्रृंखला कैली करती हुई चित्रित किए थे और इनके चित्र में बर्नस फाउंडेशन फिलाडेल्फिया में सुरक्षित है। मैटिस ने इसे सैलो द पांडा प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। वुमेन विद द हेड 1905, ब्लू न्यूड 1907, डांस 1909, द रेड स्टूडियो 1911, हरी पट्टी 1905। ये सारी इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट,
लियोनचेनो ऑन द ग्रास नामक पेंटिंग किसने बनाए थे? लियोनचेनो ऑन द ग्रास। लियोनचेनो ऑन द ग्रास आपको आई थिंक कुछ याद आया? ऑफ कोर्स याद आ गया होगा, इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। तो इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की पेंटिंग है एडवर्ड मैनेट की। ठीक, माने जिनको कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है मैनेट। हमें तो मैनेट मोनेट पढ़ाया था हमारे टीचर ने, फिर जब बाद में पता चला कि हिंदी में माने और मोने भी कहते हैं, तो आपको भी मैं बता दे रही हूँ। मोने जो है ये जन्मदाता है, इनके आगे क्लाउड लगा दीजिए, क्लाउड लगा दीजिए, ये मोने हो गए। और माने जो है वो एडवर्ड लगा दीजिए, एडवर्ड मैनेट हैं और क्लाउड मोनेट। लियोनचेनो ऑन द ग्रास ये है एडवर्ड मैनेट की। ठीक है, क्लियर? रेना डिगास सभी लोग इसी आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। लियोनचेनो ऑन द ग्रास थ्रेड पर भोजन इस पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। 1863 में बनाई गई, बहुत फेमस पेंटिंग्स है। इसे पेरिस के अस्वीकृत प्रदर्शनी में, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में सैलो द रिफ्यूजे, सैलो द रिफ्यूजे पेंटिंग में एग्जिबिट हुई थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज की गई। 4000 पेंटिंग्स एग्जिबिट थी, फिर वापस से रिटर्न कर दिया गया ये सारी पेंटिंग्स को। वापस से जब इन्होंने ली लेराम के साथ डिस्कस किया पेरिस में जाकर के लूव्र म्यूजियम में, तो उसके बाद फिर से वापस पेंटिंग की गई, 4000 एग्जीबिशंस के लिए भेजी गई, जिनमें से 3600 को सिलेक्ट किया गया, फिर भी 400 को रिप्लेस किया गया। ठीक, इनको कहा जाता है सैलो द रिफ्यूजर। जब आप पढ़ोगे इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट तो उनसे पहले आप मेरे नोट्स में देखिएगा, ऐड किया गया, उनको अच्छे से याद कर लिएगा। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो बुद्ध के जीवन पे। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जातका स्टोरीज? 547, 547। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। डेविड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर्स। चलिए यहाँ पर तो डेविड में करेक्ट करा देती हूँ, माइकल एंजेलो। और किस किसने बनाया है डेविड? डेविड की मूर्ति और किस किसने बनाई है, क्या आपको याद है? याद होना चाहिए। एक तो दोनातिल्लो ने बनाई है, दोनातिल्लो। दूसरी बर्नीनी ने बनाई है। बर्नीनी बिलोंग करते हैं बरूक कला आंदोलन से, दोनातिल्लो अर्ली रेनेसेंस प्रारंभिक पुनरुत्थान काल से, और हाई रेनेसेंस माइकल एंजेलो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1501 to 4 के टाइम ड्यूरेशन में बनाई गई थी माइकल एंजेलो के थ्रू संगमरमर निर्मित मूर्ति की ऊंचाई जो है 5.17 मीटर, मतलब 17.0 फीट। प्रेजेंटली गैलेरिया डेल एकेडमी में एग्जिबिट है फ्लोरेंस, इटली में। बिंदु चित्रण पद्धति का आरंभ किसने किया था? पॉइंटलिज्म आर्ट मूवमेंट्स। पॉइंटलिज्म आर्ट मूवमेंट बताइए। इसकी शुरुआत जॉर्ज स्यूरट ने किए थे, राइट, जिसको बोलते हैं नियो इम्प्रेशनिज्म, नव प्रभाववाद। विशुद्ध क्या करते थे यहाँ पे, ये कैनवस उनका होता था, यहाँ रेड लगाते थे तो यहाँ येलो लगाते थे, प्योर प्योर कलर। तो जब आप रेड कलर्स लगाओगे येलो, तो अपना 1/3 आइज, थोड़ी सी आंखों को बंद करके देखेंगे तो ऑटोमेटिक से आपको यहाँ पे थर्ड रिफ्लेक्शन शो होगा, ऑरेंज का, ऑरेंज रिफ्लेक्शन। तो यही बात कही जा रही है। ठीक है, विशुद्ध मूल रंगों की मिश्रित छोटे छोटे धब्बों से रंगांकन फ्रांसीसी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार जॉर्ज स्यूरट सोरा की अंकन पद्धति की विशेषता थी, जिसे बिंदु चित्र पॉइंटलिज्म भी कहा जाता है। वह अपने कॉन्टे क्रेयॉन ड्राइंग में भी प्रसिद्ध रहे थे। स्यूरट की फेमस पेंटिंग है द बाथर्स, 1884 में बनाई गई हैं। ये पहली पेंटिंग कही जाती है नवप्रभाववाद की। कौन प्रसिद्ध फेविज्म आर्टिस्ट हैं? फाववादी कलाकार को आपको पहचानना है। फेविस्ट आर्टिस्ट, फाववादी कलाकार हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस 1869 में जन्म, 1954 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये ड्राफ्टमैन, चित्रकार, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार भी थे। केजी सुब्रमण्यम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनकी कौन सी फेमस रही थी केजी सुब्रमण्यम की? सेंट एंड्यूज में विवाह। ठीक है, सेंट एंड्यूज में विवाह, सेंट एंड्यूज में विवाह इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। समाज और प्रकृति के शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे केजी सुब्रमण्यम ने अपने चित्रों के माध्यम न बनाए हों। तालीम के दौरान आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी की पुस्तक मेडावल सिंहलेज आर्ट
पढ़कर बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे। चलिए नई पुस्तक याद रखिएगा। वैसे और सारी पुस्तक तो आपको A.K. स्वामी की याद है, ये हैं मेडिवल सिंहलीज आर्ट, इनसे प्रभावित थे। वे पढ़ने के लिए कला भवन शांति निकेतन गए और विनोद बिहारी मुखर्जी से जुड़ने का अवसर भी उनको मिला। 1951 ईस्वी में बड़ौदा में स्थापित विश्वविद्यालय में आ गए। वे जितने अच्छे चित्रकार थे उतने ही अच्छे एक मूर्तिकार, म्यूरलिस्ट, प्रिंट मेकर, लेखन, कवि, ये सब थे, एक आर्टिस्ट भी और वो एक टीचर भी थे, बेस्ट टीचर। मूविंग फोकस नामक पुस्तक 1978 ईस्वी में प्रकाशित किया। 1981 ईस्वी में उन्होंने कालिदास सम्मान, 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्मश्री, 2006 में इनको पद्म भूषण, 2012 में पद्म विभूषण अलंकृत किया गया। ओके। अमृता शेरगिल की जो मदर थी वो हंगरियन थी और उनके फादर कौन थे, तो वो इंडियन थे। अमृता शेरगिल उमराव सिंह शेरगिल की बेटी थी। मारिया अंतवाने, इनकी मदर का नाम था मारिया, फादर उमराव सिंह शेरगिल, ये एक सिख थे। उमराव सिंह शेरगिल, मदर हंगरियन थी। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में हुआ था। उनके चित्रों में विषाद की झलक अधिक दिखाई पड़ती हैं। 3 युवतियां, हिल वुमेन, वधु का श्रृंगार, हल्दी पेस्ती जिसको हल्दी ग्राइंडिंग कहा जाता है, औरतें, भारतीय माँ, जिप्सी गर्ल्स, ये सभी उनके इम्पोर्टेंट है। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया था? देखिए, प्रोत्साहित पूछा जा रहा है यामिनी रंजन रॉय, इन्फ्लुएंस पूछा जाता तो पॉल गॉगिन हो जाते हैं, राइट। अमृता शेरगिल के कार्य को यामिनी रंजन रॉय ने प्रोत्साहित किया। 1934 में अमृता शेरगिल तीसरी बार भारत वापस रिटर्निंग आई थी। 1936 ईस्वी में 1936 के नवंबर महीने के अमृता ने मुंबई के प्रसिद्ध पेंटिंग ताज होटल में यहाँ पे एग्जिबिट करती है अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन मॉरिश ब्रूम में। राम किंकर बैज सबसे प्रसिद्ध, राम किंकर बैज की सांथाल फैमिली कब बनाई गई थी? 1938 में, सीमेंट और कंक्रीट में। राम किंकर बैज ने 1938 में 427 फीट के सीमेंट और कंक्रीट में स्कल्पचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आधुनिक मूर्तिकला के पिता भी कहे जाते हैं और कला भवन शांति निकेतन में ये पहले अध्यक्ष एज ए मूर्तिकार टीचर भी बने थे मूर्तिकला विभाग में। डांडी मार्च, यक्ष यक्षिणी, मिल कॉल, हार्वेस्टर, लैम्प स्टैंड, रविनाथ का पोर्ट्रेट, ये सब इंपॉर्टेंट है। डांडी मार्च लीनो कट याद रखिएगा, नंदलाल बसु का, और इन्होंने स्कल्पचर बनाए थे। शैलोज मुखर्जी एक फाववादी के साथ साथ रंगवादी कलाकार, रंगवादी तो हैं ही हैं, इनको फाववादी भी कहा जाता है ना, फाववादी कलाकार। शैलोज मुखर्जी 1907 में जन्म, 1960 में मृत्यु। रंगवादी, फाववादी, उन्होंने पूर्व और पश्चिम की कला के समन्वय स्थापित किए। उनके प्रारंभिक चित्र राजदूत और मुगल शैली में आधारित रहते, परंतु बाद में चित्रों में रंगवादी, फाववादी और अभिव्यंजनावादी दृष्टिकोण भी अपनाए थे। अवनीनाथ टैगोर जाने जाते हैं, वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर। अवनीनाथ टैगोर क्यों बहुत ज्यादा फेमस है? वॉश टेक्निक, वाटर कलर के लिए, राइट। अवनीनाथ टैगोर वाटर कलर वॉश टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जस्ट बिकॉज इन्होंने 1902 में याकूब अहमद आइकॉनिक शिंदे से ये टेक्निक्स डेवलप किए, सीखे, एजुकेशन लिए। यायती सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग डन बाय ए रामाचंद्रन। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ए रामाचंद्रन एक फेमस आर्टिस्ट है और यायती श्रृंखला इन्होंने 1982 से 86 में कंप्लीट किए। दरअसल ये एक महाभारत के काव्य को कैप्चर किया गया है। यायती एक म्यूरल है 60 फीट लंबा और इसमें 12 पैनल्स देखने को मिलेंगे। बीसी सान्याल थे इनके समकालीन। भावेश चंद्र सान्याल किसके समकालीन थे बताइए? ऑप्शंस में है अमृता शेरगिल, वैन गॉग, सेजान या फिर राजा रवि वर्मा। पहली बात तो आपको ये तो पता है अच्छे से कि बीसी सान्याल की मोस्टली जो पेंटिंग्स थी वो हमारे इंडिया की, जैसे गोल मार्केट के भिखारी, इस तरह से पेंटिंग देखकर ही समझ आता है कि इन्होंने भी विषाद का रिफ्लेक्शन दिखाया है। तो एक तरह से अमृता शेरगिल के समकालीन कहा जाएगा, राइट। भावेश चंद्र सान्याल आमतौर पर भावेश दा के रूप में जाने जाते थे। अमृता शेरगिल के समकालीन थे इंडिया में। उन्होंने दिल्ली अन्य कलाकारों के साथ मिलकर 25 मार्च 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र का स्थापना करें। वे इस संस्था के पहले चेयरमैन चुने गए थे और
निजामुद्दीन के मेले 1950 ईस्वी में बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी उनके प्रमुख चित्र थे। कितना ऊपर चलेगा, ये तो हो गया शायद। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? हाउ मेनी केव्स इंक्लूडेड इन अजंता? 30 है। पहले 29 थी, बाद में 15 आकर के गुफा मिली तो टोटल 30 हो गई। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आती हैं? 1819 में, 1819। अजंता की गुफाएं 18 अप्रैल 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने खोजा था। ये महान कलाकृतियां सुनसान निर्जन स्थान में खामोशी पड़ी थी। स्मिथ के पूर्वी चीनी यात्री ह्वेनसान ने 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के दौरान इन गुफाओं को देखा था। ठीक है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से, कौन से रिलीजियस को फॉलो करती हैं? बौद्ध धर्म के महायान शाखा को। अजंता की भित्ति चित्रकारी की सतह कैसी थी? तो आपको पता है ना, काऊ डंग का यूज किया गया था, मोस्ट प्रोबेबिलिटी किया ही गया था। तो बस चावल की भूसी, गोंद सहित गाय के गोबर। पहले जमाने में जब ये सीलिंग्स होती थी, घर बनते थे, तो काऊ डंग का यूज किया जाता था ना, उसमें मिलाकर भूसे में। कहा जाता था कि उससे स्ट्रॉन्ग जो सरफेस होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेम बस उस जमाने में भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। अजंता गुफाएं स्थित हैं कहाँ पर? ये हैं अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी, मुगल और दक्कनी शैली का सिलेक्टेड टाइम है 16 to 19, 16वीं से 19वीं। बट यहाँ पे सेलेक्टेड ऑप्शन तो नहीं है। आपको एग्जामिनर ने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएटेड क्वेश्चन दे दिया है, तो 16 to 17 याद रखिएगा, क्योंकि 17वीं जो है वो चरम कही गई हैं। राजस्थानी पेंटिंग का मेन पसंदीदा सब्जेक्ट मैटर क्या था? लव स्टोरीज ऑफ राधा कृष्णा। राधा कृष्ण के पसंदीदा पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। इनके लिए इसके चित्रकार प्रायः नायक नायिका पर आश्रित रहते हैं। कुछ चित्रों में तत्कालीन लोक संस्कृति के चित्रण, दरबारी जीवन के चित्रण, देहाती जीवन के चित्रण, विवाह और नाच गाने के चित्रण, राजभवनों, राजमहलों और युद्ध इत्यादि विषयों को रिप्रेजेंट किया बहुत प्रभावशाली ढंग से। राजस्थानी शैली में रागमाला के चित्र को भी रिप्रेजेंट किए थे। पहाड़ी पेंटिंग किस समय में डेवलप्ड हुई थी, कब विकसित हुई थी पहाड़ी पेंटिंग? तो पहाड़ी का 17 to 19 कहा जाता है। तो 17वीं के यहाँ पे आपको लगाना है, फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। 17वीं तो शुरू हो जाता है, बट 18वीं के विलंब 18वीं और प्रारंभिक 19वीं, एंडिंग ऑफ द 18, मतलब 17वीं से 19वीं, एंड ऑफ द 18। ठीक। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी, कौन से आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं? मंसूर। बाकी और कोई नाम तो अब पढ़ कर ही समझ जाएंगे, ये सब नाम तो था ही नहीं, हमने नोट्स में तो पढ़ा ही नहीं है ना, मैंने पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ा नहीं। मोहनजोदड़ो की अवधि नृत्य करती लड़की, जिनको डांसिंग गर्ल्स कहा जाता है, ब्रॉन्ज कांस्य में बनाई गई थी। 10.5 into 5 into 5 इसका साइज है। राष्ट्रीय संग्रहालय में एग्जिबिट है। डोगरा कास्टिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक में रिप्रेजेंट की गई। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता था। तो राजपूत दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ राजस्थानी प्लस पहाड़ी, बट ऑप्शन में तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी है नहीं, बट हाँ राजस्थानी है ना, तो बस राजस्थानी और हिंदू शैली। प्रगतिशील या फिर पैक ग्रुप का समूह, इसके घोषणा पत्र किसने दिए थे? प्रगतिशील या फिर पैक ग्रुप का जो घोषणा पत्र पहला तैयार किए थे फ्रांसिस न्यूटन सोजा। इनको फाउंडर, जनक, जन्मदाता भी कहा जाता है। 1947-48 का टाइम था पैक ग्रुप का, 47-48 तक, 56 तक चला था। पैक ग्रुप का घोषणा पत्र किसने दिया? कैटलॉग किसने डिजाइन किया? पहला कैटलॉग तो इन्होंने ही, सोजा ने डिजाइन किया था, और जो दूसरे एग्जीबिशंस का कैटलॉग डिजाइन किए थे वो कृष्णा खन्ना ने किए थे। किसने कहा है कि, अरे लैंप स्टैंड वाला जो है, लैंप एंड बिटवीन द लैंप एंड स्पाइडर, ये किसकी है? हुसैन की है। नाइनटीन 1956 में ये पेंट किया गया। इसे
कला समीक्षकों ने हुसैन के द्वारा महानतम रिप्रेजेंट किए गए तो बड़ौदा आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसकी पेंटिंग है? जमीन मकबूल फिदा हुसैन की। प्रसिद्ध चित्र जमीन 1955 ईस्वी में रिप्रेजेंट की गई है मकबूल फिदा हुसैन की। इस चित्र पर ललित कला एकेडमी द्वारा 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था और पुरस्कार प्राप्त करने वाले हुसैन प्रथम कलाकार कहे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। पहला अवार्ड किसको मिला? 1955 में हुसैन को मिला इनकी पेंटिंग जमीन पर। जमीन कब बनाई गई? 1955 में। सभी इंपॉर्टेंट है। कैनवस पर तैल रंग में रिप्रेजेंट किया गया। प्रेजेंटली एग्जिबिट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली। थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट, ये भी सेम इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, एम एफ हुसैन की। 1967 ईस्वी में थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट बनाई थी, जो बर्लिन फिल्म महोत्सव में इनको गोल्डन बियर अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था। पैक समूह का कलाकार ईसा मसीह पर चित्रों को रिप्रेजेंट करते थे। ईसा मसीह पर फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने रिप्रेजेंट किया। फ्रांसिस न्यूटन सूजा की जो बायोग्राफी बेसिकली रही थी, उन्होंने ईशा के चेहरे पर दर्द, खौफ, आतंक और पीड़ा, वे मनुष्य के हिंसा परिहास करते हुए एक अजीब मुखौटों के रूप में दिखाई देते हैं। कभी कभी वे दानवी शक्ल भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरह उनके चित्रों में लास्ट सपर, क्रूसिफिकेशंस ऑल कलर्स में रिप्रेजेंट किए गई हैं। पैक ग्रुप का वह कौन सा चित्रकार है जो पेरिस में सेटल्ड हो गया था? फ्रांसिस न्यूटन सोजा अमेरिका में सेटल्ड हो गए थे और सैयद हैदर रजा पेरिस में सेटल्ड हो गए थे। ये अमेरिका में सेटल्ड हुए थे। और एक और थे ना, हुसैन कहाँ सेटल्ड हुए थे? तो ये दुबई में इनको नेशनैलिटी मिल गई। पैक ग्रुप के आर्टिस्ट है कोलकाता ग्रुप के कलाकारों के संयुक्त प्रदर्शनी 1950 में करते हैं मुंबई में। इस प्रदर्शनी के पश्चात 1950 में रजा फ्रेंच भाषा की छात्रवृत्ति मिलने पर पेरिस सेटल्ड हो जाते हैं। ऐसा संयोग बना है कि वे वहीं पर सेटल्ड हो गए और पेरिस में ही उन्होंने गोरबियो में रहने लगे थे और उनका स्टूडियो भी वहीं था। तो जब वो वहीं सेटल्ड हो गए तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे से ये ग्रुप शिथिल हुआ, मतलब डिस्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे, डिस्ट्रॉय होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि रजा चले गए थे पेरिस, सूजा चले गए थे न्यूयॉर्क अमेरिका, और हमारे हुसैन को तो नेशनैलिटी वहीं की नागरिकता ही मिल गई थी उनकी पेंटिंग्स में, जो क्रिटिसाइज हो गया था। इसलिए तीनों लोग जो हमारे इंडिया के 3 पैक ग्रुप के थे ना, सूजा, रजा और हुसैन, ये तीनों अलग अलग जगह सेटल्ड होते हैं। जब मेन फाउंडर ही इधर उधर बिखर जाएगा तो क्या आपको लगता है कि वो स्टेबल होकर आर्ट ग्रुप कंटिन्यू रहेगा? नहीं। तो फिर कुछ टाइम में 56 में ये आर्ट ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गया था। बिंदु पैक ग्रुप की बड़ी फेमस पेंटिंग है सैयद हैदर रजा की। बिंदुवादी कलाकार भारत के कौन है? बेंद्रे भारत में बिंदु पेंटिंग्स में यूज करती हैं। बिंदी का भारती है। 1981 में एक्रेलिक प्रगतिवादी समूह के चित्रकार सैयद हैदर रजा द्वारा रिप्रेजेंट किया गया बिंदु एक शिक सिबस एक बीज की तरह है, जो बीज भी और प्रतीक भी दोनों ही हैं। केवल हिंदू आध्यात्मिकता और प्रतीक नहीं, यह भारतीय कला, सौंदर्य शास्त्र और जीवन ज्ञान का भी एज ए सिंबॉलिक फॉर्म प्रतीक है। एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन हाल ही में 100 करोड़ रुपीस का सौदा किए थे स्वरूप, कहाँ गए, स्वरूप श्रीवास्तव से ना। इनकी पेंटिंग्स 125 पेंटिंग्स इन्होंने खरीदी थी। 125 पेंटिंग, सॉरी 125 पेंटिंग्स परचेज की थी 100 करोड़ में। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित हैं? तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित हैं? फ्रांसिस बैकन से प्रभावित है ना। वेरी गुड, एग्जैक्टली। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा, राजकीय शोभा यात्रा अगर जुलूस के बारे में बात कर लिया जाए, यहाँ तो जस्ट नॉर्मली आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मतलब शोभा यात्रा, तो शोभा यात्रा गुफा नंबर 10 में है। ठीक है, जुलूस वाला राजकीय शोभा यात्रा जुलूस।
और सिर्फ राजकीय शोभा यात्रा 2 कहा जाएगा, 2 में चित्रित किया गया है। भले यहाँ पे एग्जामिनर ने इनको नहीं जजमेंट किया है, इसमें नंबर ही नहीं दिए गए थे, इनको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न एक गलत तरीके से पूछा गया था, ऐसा कहने का मतलब है, लेकिन राजकीय शोभा यात्रा 2 में देखने को मिल जाएगा आपको, और राजकीय शोभा यात्रा जुलूस जो है वो 10 में है। आंटी अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या में चित्रित किया गया है? 1000 बुद्ध 1000, ये है केव नंबर 2 में एग्जैक्टली, ठीक है। गुफा संख्या 2। आंटी वो ऑयल ले लीजिए, तब बहुत लंबा हम क्लास लेंगे, 11 बज जाएगा। आप ले जाइए, दे दिए। तो अभी वो लोग आ जाएंगे कि अभी टाइम लगेगा? सुबह कब निकलेंगे? ठीक है ठीक है, चलिए अगला देखिए। वह पहला मंगाई नहीं आप? बोरिंग सबसे रहता तो सलमान खान का भी गाना गाता। सलमान खान क्या? मजाक बना दिया हम लोगों का। चलिए सॉरी, अगला देखिए। वह पहला पेंटर कौन था जिसे तैल चित्रांकन का आरंभ किया था? तैल ऑयल कलर्स जैन वैन आइक ने, नीदरलैंड, हॉलैंड, डच से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में क्या ही थ्योरीज पढ़ूं, आप लोगों ने तो इतनी बार मेरे साथ रिवीजन कर लिया है कि कभी भूल ही नहीं पाएंगे। रैम्ब्रा जो थे वो कैसे ड्रामेटिक वे में पेंटिंग्स करते थे। ड्रामेटिक मीन्स होता है लाइटर शेड्स को कैप्चर करना। वाटर कलर्स वॉश पेंटिंग, वाटर कलर्स को कितने बार आप डीप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पेंटिंग्स को कितनी बार वॉश कर रहे हैं, तो ये एक आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसने तैयार किया था? जंतर मंतर, वो भी न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जंतर मंतर, बताइए। तो हमने आपको इससे याद बड़े अच्छे तरीके से कराया था, मुझे जहां तक रिमाइंड हो रहा है कि नई दिल्ली में जंतर मंतर जय सिंह ने, राजा सवाई जय सिंह, ठीक, सवाई जय सिंह याद रखिएगा। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर का और दिल्ली। अगला देखिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा लेबर एट वर्क, जिसको बोलते हैं ट्रम्प ऑफ लेबर, डीपी रॉय चौधरी ने 2 जगह बनाए थे, दोनों आपको याद है ऑलरेडी, अब क्या ही डिस्कस करना। ये क्वेश्चन देखते मुझे शबनम की याद आ जाती है, बोलती है ना मैम आप ये पूछेंगी नहीं क्या? एनएस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित हैं? नारायण श्रीधर बेंद्रे। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर मद्रास कला विद्यालय? ऑफ कोर्स जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, यहाँ से इन्होंने एजुकेशन लिए थे, राइट। पैक ग्रुप के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे। गायतोंडे ही वॉज ए वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ आर्टिस्ट। आपको पता है गायतोंडे क्या करते थे अपनी पेंटिंग्स के साथ? ये जैसे हम लोग अपनी पेंटिंग बनाने के बाद साइन करते हैं ना अपनी, तो ये सिग्नेचर नहीं करते थे, पेंटिंग्स में नंबरिंग करते थे। जिनकी कृति में 2005 में 92 लाख रुपए में सोल्ड हुई थी, बेची गई थी, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है भारत के, वर्तमान में वे भी महंगी सोल्ड। अगला ग्वर्निका 1937 में बनाई गई थी पैब्लो पिकासो के थ्रू। प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर्स जैक्सन पोलॉक्स कहाँ के थे? जैक्सन पोलॉक्स ही वाज बिलोंग टू अमेरिका। सिंधु घाटी सभ्यता, ये रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लें। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन हियर द राइट आंसर इज 2350 से 1750 का कहा जाता है ना, बट रेडियो कार्बन का यहाँ टाइम मेंशन नहीं किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सी को राइट आंसर जाएगा, सी इज द करेक्ट। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100वें वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुई थी? कहा जाता है ना 950 से लेकर के 1050 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा ईस्वी रहेगा ना कि ईसा पूर्व। खजुराहो की कितनी संख्या में मंदिर है? पहले तो 85 84 समथिंग थी ना, लेकिन प्रेजेंटली कितनी है? जस्ट ओनली 30, केवल और केवल 30 है। भारतीय चित्रकला का इतिहास इतने वर्षों का है,
हाउ मेनी टाइम्स? तो इंडियन आर्ट का जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स है वो 7,000, और यहीं पर यूरोपियन आपसे पूछ लिया जाए तो 5,000 वर्ष पुराना है यूरोपियन। सिस्टाइन चैपल पर जो पेंटिंग्स बनाई है माइकल एंजेलो ने 1512 8 से 12 तक में सिस्टाइन चैपल, जिसमें 300 प्लस मानव आकृतियों को रिप्रेजेंट किया गया। एमएफ हुसैन प्रसिद्ध थे अपने हॉर्स पेंटिंग के लिए, घोड़े के लिए। और यूरोप में फ्रेंच मार्क फेमस है। मेल्टिंग वॉच हो गया, द बर्निंग जिराफ हो गया, ये सारी पेंटिंग्स किसकी थी? साल्वाडोर डाली, सरलिस्ट आर्टिस्ट की। भारत, एमएफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश के। इनका जन्म हुआ था, देखिए जन्म नो डाउट हुआ था शोलापुर पांडापुर में, लेकिन इन्होंने एजुकेशन यहाँ से ली थी देवी लालकर से, इसलिए ये टाइम इनका करेक्ट कराया जाता है इंदौर को। और वैसे तो शोलापुर पांडापुर में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में। पैब्लो पिकासो की डेथ कब होती है? बॉर्न होता है 1883 और इनकी डेथ होती है 1973 में। तो 1973 मतलब 20वीं शती हो गया ना, करेक्ट। पैब्लो पिकासो का डेट और डेड दोनों टाइम याद रखिएगा। सबसे अधिक सुंदर बादलों का अंकन कौन करता है? देखिए सुंदर पूछ लिया गया है तो सबसे सुंदर करते थे जॉन कांस्टेबल, और बादलों में अलग से सुंदरता को प्रकृति में दिखाते थे टर्नर, और भयंकरता को कौन दिखाता था? विलियम ब्लैक। देखिए क्वेश्चन ध्यान दिएगा, सबसे अधिक सुंदर बादलों का टर्नर ने किया था। अब प्रकृति का अगर पूछ लिया जाए, प्रकृति खूबसूरती को, तो कांस्टेबल ने किया था। क्लाउड स्टडी में खास तौर पर जाना जाता है। मोनालिसा की पेंटिंग किस कलर्स में रिप्रेजेंट की गई थी? रेड कलर्स के टोन में, ऐसा कहा जाता है। अगला देखिए, पैब्लो पिकासो किसके समय में बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे? क्यूबिस्ट टाइम कहा जाएगा ना, घनवादी कलाकार कहे जाते हैं। एक सेकंड। पैब्लो पिकासो किसके समय में? एग्जामिनर ने इनको इम्प्रेशनिज्म कराया है। इम्प्रेशनिज्म का टाइम था 1884 से 1870 से लेकर के 90 तक का, और क्यूबिज्म का टाइम है 1907 से 25 तक। हाँ राइट, डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि पैदा हुए थे पूछे जा रहा है ना, तो ये इन्हीं के बीच में तो पैदा हुए थे 1882 के बीच में, तो यही करेक्ट होगा इम्प्रेशनिज्म। सॉरी, रियली सॉरी, सी इज नॉट करेक्ट, एग्जैक्ट राइट आंसर डी होगा। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की जो एग्जीबिशंस हुई थी, प्रदर्शनी, पैक ग्रुप की फर्स्ट एग्जीबिशन कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, मुंबई आर्ट सोसाइटी के सैलन में 7 जुलाई 1949 में। अब मुल्कराज आनंद ने उद्घाटन किए थे। प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली, वॉश पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बंगाल स्कूल। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? सपोज करें ये आपका एलिफेंटा केव है और ये समुद्र है, तो किससे घिरी हैं? समुद्र से घिरी हुई हैं। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी? वाटर लिली, क्लाउड मोनेट के द्वारा। मोनेट। किस कलाकार ने ताहिती लाइफ्स को रिप्रेजेंट किया था? ताहिती लाइफ को हेनरी मैटिस ने। सॉरी, क्या बोल दी मैं, क्या हो गया है? ताहिती लाइफ पाउल गॉगेन को, रियली सॉरी। देखिए हेनरी मैटिस ही वाज बिलोंग टू फेविज्म आर्ट मूवमेंट। फ्रांसिस न्यूटन सोजा ये पैक ग्रुप के फाउंडर हैं। ली कॉर्बेज है चंडीगढ़ सिटी का डिजाइनर, इन्होंने चंडीगढ़ सिटी को डिजाइन किया था। ये एक वास्तुशिल्पी, वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट और डिजाइनर। तो आपको ध्यान रखना है पाउल गॉगेन ताहिती लाइफ से इन्फ्लुएंस थे, और इन्हीं से अमृता शेगिल इन्फ्लुएंस्ड हुई थी। ये ताहिती जाते हैं, वहीं पर सेटल्ड हो जाते हैं, वहाँ की पेंटिंग्स करते हैं। ताहिती द्वीप का 1895 ईस्वी में, फिर ताहिती श्रृंखला के चित्रों को एक ताहिती वासी 1899 ऑयल ऑन कैनवस में काफी उत्कृष्ट था।
कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? मैरी कसट, मैंने मोने डिगास एंड सिसिली पिसारो बर्थ मरीसा, ये तो है ही है। मैरी कसट फीमेल आर्टिस्ट है, महिला प्रभाववादी कलाकार। देखिए 1884 से 1926 ईस्वी में प्रभाववादी अमेरिकन महिला कलाकार थी, देगा की शिष्या भी थी। वैसे प्रभाववादियों के दल में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला बर्थ मरीसा भी कही जाती हैं। यंग वुमेन इन ए ब्लैक एंड ग्रीन 1890 में, रिवोल्टिंग पार्टी 1893 से 94 इत्यादि कैसेट की प्रमुख है मैरी कसाट के। अभिव्यंजनावादी कलाकार का नाम बताइए। एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट कौन है? एडवर्ड मुंक है। एडवर्ड मुंक 1844 ईस्वी से 1926 अभिव्यंजनावादी कलाकार व एक कला आंदोलन के प्रणेता भी थे। अपने जीवन के चित्रावली चीख को रिप्रेजेंट किया था, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं क्राई। ओके। आयरन पिलर्स, लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में है। ये एक ऐसा है आयरन पिलर जिसमें आज भी जंग नहीं लगा है। आयरन पिलर्स देश की राजधानी दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्टेबल है। इसकी कुल ऊंचाई 24 फीट 7.21 मीटर्स है और 600 किलोग्राम वजन में है। लौह स्तंभ विशुद्ध पेटवा लौह से निर्मित है। आयरन पिलर्स निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। राइट। यामिनी रंजन रॉय की पेंटिंग्स का एक्चुअल मीडियम क्या है? टेम्परा। मोस्टली ये टेम्परा में वर्क करते थे यामिनी रंजन रॉय और कालीघाट से प्रभावित। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष की पुरानी है? अगर दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो हाउ मेनी ईयर्स? ओनली ऑन अजंता के बारे में बात किया जाए तो कहा जाता है ना 850 समथिंग कुछ, और अगर दोनों को इंक्लूडेड करके निष्कर्ष निकाला जाए तो 1100 वर्ष हो जाते हैं। शांति निकेतन में किस सब्जेक्ट्स की एजुकेशन नहीं दी जाती थी? तो देखिए पेंटिंग्स की तो दी जाती थी ऑफ कोर्स, स्कल्पचर्स की, पॉटरी की, बट अप्लाइड आर्ट बहुत बाद में आया है तो अप्लाइड आर्ट की नहीं दी जाती थी। किस मिनिएचर पेंटिंग्स में बॉर्डर का यूज किए जाते थे? बॉर्डर्स, देखिए मुगल मिनिएचर में ऑफ कोर्स बॉर्डर्स प्रॉपरली यूज किया जाएगा। बॉर्डर्स जिनको हाशिए वगैरह कहा जाता है, बड़ा डेकोरेट किया जाता था। शौर मंदिर कहाँ की है? महाबलीपुरम की। बहुत बार पूछी गई हैं। बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा, देखिए बीएफए आर्ट एजुकेशन में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। किस यूनिवर्सिटी में हुआ था? जामिया मिलिया इस्लामिया में। क्योंकि मैं बट यहाँ एडमिशन नहीं ले पाई थी, इसका बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि मैं पेंटिंग फील्ड से थी, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट चेंज हो रहा था। तो बीएफए आर्ट एजुकेशन की जो एजुकेशन है वो जामिया मिलिया इस्लामिया में दी जाती हैं, बट मेरा एमएफए में हुआ था ना, तो मैंने बीएफए ऑलरेडी कर लिया था पेंटिंग से। और आर्ट एजुकेशन दूसरा होता है, जैसे आप लोग बीए एमए करते हैं तो बीए में आप अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं, कोई हिंदी लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, कोई ड्राइंग लेता है, सेम ऐसे ही बीएफए में भी होता है। बीएफए में अगर आप, हम लोग का होता है पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग, ये सारे अलग अलग अप्लाइड आर्ट होते हैं। तो अब बंदे पे, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है वो किस फील्ड से है। तो मेरा तो पेंटिंग था, कोई अप्लाइड आर्ट से होगा, कोई स्कल्पचर से होगा, तो ये सारी भी बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बीएफए आर्ट एजुकेशन न तो आपको शांति निकेतन में देखने को मिलेगा, ना ही बीएचयू में, ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये मेरी यूनिवर्सिटी, मतलब मेरा एजुकेशन यहाँ से रहा था, तो हमारे यहाँ पे नहीं है अप्लाइड आर्ट एजुकेशन। कौन सा डिपार्टमेंट है? तो पेंटिंग डिपार्टमेंट है। तो बस यही अच्छा क्वेश्चन था, भले एग्जामिनर ने इसका ऑप्शंस में नहीं कराया है, वो अपनी जगह है। कहा जा रहा है ना कि उपयुक्त सभी विकल्प सही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बीएफए में अप्लाइड, यहाँ पर बीएफए में ये सब्जेक्ट है ही नहीं, आर्ट एजुकेशन नहीं है। आर्ट एजुकेशन, ये इतना मैं ट्रूथली क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मेरी एजुकेशन यहीं से कंप्लीट हुई है और जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने एंट्रेंस दिया था तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ यहाँ पे डेफिनेटली से है। और भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे या फिर गूगल सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्टेबल है? तो ये है मदुरै में। अगला देखिए, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के ऐतिहासिक नगर मदुरै में स्टेबल है।
वैगई नदी के दाएं तट पर, राइट। मीनाक्षी परवड़ी और सुद्रेश्वर शिव को समर्पित। कुल शेखर पांडे 1150 से 1216 में कराई गई हैं। राजपूत पेंटिंग का टाइम ड्यूरेशन क्या था? राजपूत पेंटिंग का वैसे तो सिलेक्टेड टाइम कहा जाता है 16वीं से 19वीं, बट ऑप्शन में नहीं है, तो नियर अबाउट कुछ तो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे ज्यादा वाला टाइम ये दिख रहा है, तो चलिए इसको कर देते हैं। वैसे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहाँ पर। इनमें से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? बंगाल शैली के आर्टिस्ट कौन से नहीं है? तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा। बाकी सुधीर रंजन खास्तगी के बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ रखा है। शारदा चरण उकील, मुकुल चंद्र डे, सभी लोग हैं। और ये सभी किसके? सुधीर रंजन खास्तगी नंदलाल बसु के स्टूडेंट हैं। शारदा चरण उकील और मुकुल चंद्र डे ये कहे जाएंगे अवनीनाथ टैगोर। अहमद हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी? मूवीज। मीनाक्षी एट टेल ऑफ थ्री क्रिटिसाइज, ये वाली मूवी थी ना इनकी। नेक्स्ट, देवगढ़ का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल जिसको कहा जाता है 5वीं शती का, क्यों कहा गया? क्योंकि ये गुप्त काल की है, गुप्त काल की है। टाइमिंग 5वीं शती। ओके। इनमें से कौन मूर्तिकार को पहचानना है? कौन सा स्कल्पचर आर्टिस्ट है? देव प्रसाद रॉय चौधरी। सांची स्तूप कहाँ पर स्टेबल है, स्थित? सांची जो है उज्जैन, विदिशा, भोपाल या फिर इंदौर। सांची नियर अबाउट एमपी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। सर रॉयलेट ने खोज किया था, दैट मीन विदिशा साइड, ठीक है। और ये कौन सा है? इसको ककंद बोध के नाम से भी जाना जाता है। 9.4 किलोमीटर का डिस्टेंस है विदिशा से। भोपाल से नियर अबाउट 46 किलोमीटर। असित कुमार हल्दर और कि किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य बनते हैं? असित कुमार हल्दर। तो ये प्राचार्य कहाँ के बन जाते हैं? लखनऊ, 1925 से लेकर 45 तक, ठीक है। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है? एलोरा और अजंता का नियर अबाउट डिस्टेंस तो ऑलरेडी आपको पता है। इनमें से कोई एकदम सेलेक्टेड ऑप्शंस है ही नहीं, ठीक है। बट नियर अबाउट समथिंग कुछ आप लगाइएगा। एलोरा और अजंता ऐसा कहा जाता है ना। औरंगाबाद से 135 किलोमीटर और 29 किलोमीटर, ये दो टाइमिंग हमने आपको याद कराया है। तो ऑप्शंस में दोनों ही नहीं है। 62 किलो उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। एलोरा की गुफाएं अजंता से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस 135 समथिंग कहा जाता है, ठीक। इसलिए कोई भी करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र, राजस्थानी पेंटिंग्स जो है वो कैसी रही थी? मिनिएचर टाइप, छोटी छोटी सी बनाई जाती थी। वॉश पेंटिंग का शुरुआत जो हुआ था शांति निकेतन, मतलब बेसिकली हो गया था कोलकाता बंगाल से, बट ऑप्शन में नहीं है वो, तो आप एक पल के लिए शांति निकेतन लगा सकते हैं, ठीक है। अब जब नहीं है तो क्या किया जाएगा, कोई तो सही करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो एग्जामिनर फिर अपना या तो नंबर देंगे या नंबर कट कर देंगे। क्या हुआ? चलो बहुत हो गया। राजा रवि वर्मा जाने जाते थे। राजा रवि वर्मा ये ऑयल कलर्स के लिए जाने जाते थे ना, ऑयल कलर्स। भारत के किस कलाकार ने पिकासो के बराबर माना जाता है? तो इंडिया में पिकासो की एग्जीबिशंस लगी थी ना 1971 समथिंग में, पिकासो की किसके साथ? एमएफ हुसैन की पिकासो के साथ, इसलिए भारत का पिकासो एमएफ हुसैन को कहा जाता है। मदर गॉडेस का स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट किया गया था। मदर गॉडेस टेराकोटा में, साइज याद है आप लोगों को? 22 गुणे 8 गुणे 5 का कहा जाता है। मदर गॉडेस का साइज है ये। सबसे हार्ड पेंसिल सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी होती हैं? हार्डनेस दो, एक हार्ड होता है दूसरा सॉफ्ट होता है।
सॉफ्ट, तो सॉफ्ट एच टाइप वाली हार्ड हो गई, सॉफ्ट मतलब बी टाइप वाली ब्लैक हो गई। तो ब्लैक में सॉफ्टनेस भी शो होता है, तो सबसे ज़्यादा हार्ड एच होगा। ठीक है, एच मीन्स हार्ड हो ही रहा है। किस किस रंग के मिलाने से आप ग्रे कलर्स को क्रिएट करोगे? ब्लैक एंड वाइट कलर्स इंक्लूडेड टू मिक्स्ड एंड मेक ए ब्लैक ग्रे कलर्स, काला और सफ़ेद मिलाने पर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, वेयर इज इट लोकेटेड? इन न्यू दिल्ली। पेंटिंग्स, ग्राफिक, स्कल्पचर सभी को यहाँ पर एग्जिबिट किए जाते थे, राइट। डिस्क्रिप्शन देख लें, इंपॉर्टेंट है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 29 ऑफ मार्च 1954 में इस्टेब्लिशमेंट न्यू दिल्ली के जयपुर हाउस में हुआ। प्रसिद्ध जर्मन कला इतिहासकार हर्मन गोएस को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। यह पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी एक्सेट्रा 17,858 पेंटिंग्स, ये एग्जैक्टली पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन सभी एग्जिबिट किए गए हैं। अजंता कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है? दूरी इनकी कितनी है, सॉरी कितने मीटर पर फैला हुआ है? तो एग्जैक्ट तो ऑप्शन में दिया नहीं है, फिर भी आपको कोई एक तो करेक्ट करना ही होगा। कौन सा करेंगे? 600 गज में फैला हुआ है, 600 गज में। तो कोई भी नहीं है तो सबसे हाईएस्ट वाला कर दिया जाएगा, ये एग्जामिनर सही करा देंगे। यही होगा, कुछ ऐसे ही करते हैं आयोग वाले, नियर अबाउट दे के कंफ्यूज कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। अजंता में किस धर्म में जुड़े चित्र व मूर्ति नहीं होते हैं? कौन से रिलीजियस को फॉलो नहीं किया जाएगा? आपको सिर्फ और सिर्फ गलत क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए था कि अजंता को किस धर्म से जुड़े हुए चित्र और मूर्ति मिले हैं, तो आप बौद्ध धर्म लगा देते। बाकी ना तो हिंदू मिला है, ना ही जैन, ना ही ईसाई, तो ये तीनों ही गलत है। बस आपका ये सही होगा जब ये नहीं को हटा दिया जाए। ये भी क्वेश्चन गलत पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक बाय मिस्टेक प्रिंट भी तो हो जाता है, ये भी तो हो सकता है। सारनाथ पिलर्स मौर्य टाइम ड्यूरेशन का कहा गया, दैट मीन्स 3री शताब्दी ईसा पूर्व, राइट। सारनाथ पिलर्स मौर्य वंशीय शासन सम्राट अशोक के शासनकाल में 250 में बनाया गया था। क्या हुआ? अशोकन पिलर्स, जिनको बोला जाता है लौर्य नंदनगढ़, ये बिहार में स्थित है। इसकी ऊंचाई बताइए। इसकी ऊंचाई जो थी वो 9.8 समथिंग थी ना, लौर्य नंदनगढ़ वाला 9.8। अशोक पिलर्स जो लौर्य नंदनगढ़ बिहार में स्थित है 10 मीटर 32 फीट, अतः ये चारों विकल्प के निकटतम होगा। देखिए शुंग वंश का जो है शुंग स्कूल ऑफ आर्ट, इसका एस्टेब्लिशमेंट टाइम है 184 से 172 ईसा पूर्व। एंड फाइनली हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। आज की क्लास पता नहीं क्यों मुझे बहुत लंबी लग रही थी जो कि मैंने बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की। पता है ऐसा हुआ क्यों? मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाई, मेरे दूसरे वाले फ़ोन में चार्ज नहीं था, इसलिए आपको लग रहा होगा मैम बस स्पीडली चली जा रही हैं, हमारे कमेंट्स ही नहीं देख रही हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनाई गई थी? केव नंबर 1 में। बोधिसत्व पद्मपाणि, जिसके बैकग्राउंड में वाइट कलर्स और ब्लू कलर्स में क्या है? पिजन है, जिनको बोला जाता है कबूतर, और लोटस बनाए गए हैं ब्लू कलर्स में पद्मपाणि बोधिसत्व के हैंड्स में। सो फाइनली कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, आज आपका 2004 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बस 2-3 और क्वेश्चंस बच्चे रह गए, वो भी 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट क्लास आपका शुरू हो जाएगा न्यू बैच ऑफ यूपी, टीजीटी, पीजीटी और गेस करें एस्टेट। ये तीनों क्लासेस आपकी प्रैक्टिस क्लासेस 2 बजे लाइव होंगी, दोपहर 2 बजे। सभी लोग ज्वाइंट होइएगा। मोस्ट वेलकम रेखा एंड एवरीवन। रेखा कैसी हैं आप? आजकल आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रही हैं क्या? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम। हाँ, नितिन यादव, न्यू हो क्या भाई आप हमारे चैनल पर? थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए। गुड नाइट रेखा एंड स्वदेश एंड ऑल्सो एवरीवन। चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे सुबह 6 बजे। मोस्ट वेलकम सीमा, गुड नाइट, टेक केयर।
गुड नाइट नितिन। हाँ रेखा, आजकल आप क्लासेस नहीं ले रहे हो बेटा? क्विज वगैरह भी अटेंड नहीं कर रही हैं आप? गुड नाइट अमरीश सर एंड एवरीवन। तबीयत खराब थी, अच्छा अच्छा, ख्याल रखिए आप। मुझे लग रहा है यूजीसी नेट का पेपर देने के बाद मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है, वही मैं सोच रही थी कि शायद रेखा की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। ख्याल रखो, मौसम भी तो इतना खराब चल रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है फिर लेफ्ट हो जाए, मतलब क्लास ऑफ करते हैं। हाँ हाँ रेखा, तबीयत ठीक नहीं थी, ख्याल रखिए अपना। टेक ए गुड रेस्ट, अच्छे से रेस्ट लीजिए, फिर कंटिन्यूसली स्टडी कीजिएगा। अमलेश, बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू सो मच वंस अगेन। गुड नाइट ज्योति, कैसी हैं ज्योति आप? अभी तो आपको नींद आएगी नहीं 2 बजे से पहले, लेकिन सो जाइएगा, मॉर्निंग वाली क्लास ले लीजिएगा। मोस्ट वेलकम होम स्टडी। ठीक है एवरीवन, फिर क्लास ऑफ करती हूँ। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच इतना मोटिवेशनल कमेंट्स करने के लिए और एंड तक सपोर्टिव रेडी मतलब एक्टिव रहने के लिए। क्लासेस का टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है क्लास ऑफ करते हैं। वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जब भी आप लोग फ्यूचर में मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। ओके, थैंक यू।